हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जनीत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 9 पे। क्या मेरी आवाज आप सब तक एकदम अच्छे से पहुंच रही है? यस, चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की। एंड आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है बेटा? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि आर्हेनियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रॉन्स्टेड ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था एंड लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। उनके अकॉर्डिंग हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से एसिडिक नेचर शो करेगा या फिर कब वो बेसिक नेचर शो करेगा। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अभी तक अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप इससे पहले के सारे लेक्चर्स देखें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो एंड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, अगर बीच बीच से एक लेक्चर छोड़ देंगे ना आप तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो बेसिकली आयोनाइजेशन कब होता है? जब भी कोई एसिड या फिर कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस मीडियम में जाता है तब वो आयोनाइजेशन शो करता है, तब वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है ना। और यही कॉन्सेप्ट हमें आर्हेनियस भी बताते हैं कि कोई भी एसिड कोई भी बेस तब तक एसिड बेस नहीं कहलाता है जब तक वो एक्वस में जाके एच आयन कॉन्सेंट्रेशन रिलीज ना कर दे, है ना, वो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ना दे दे तब तक कोई कंपाउंड एसिड नहीं कहलाएगा। और अगर बेस है तो उसको OH आयन नेगेटिव जो OH है वो रिलीज करना पड़ेगा तभी वो बेस कहलाएगा। लेकिन ये सारा उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से बोला कि ये सारा का सारा काम एक्वस मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, कौन से मीडियम में होना चाहिए बेटा? एक्वस मीडियम में होना चाहिए। इन्होंने कुछ एसिड्स हमको बताएं जैसे कि परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, HI, HNO3, H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली ठीक है, क्या करते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएशन शो करते हैं। ओके वेट, वो पानी में जाने के बाद कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, राइट। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। सेम विद बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे कि NaOH, KOH, ठीक है, CSOH, BaOH का होल ट्वाइस, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही ये पानी में जाएंगे, जैसे ही ये एक्वस में जाएंगे, दे डिसोसिएट कंप्लीटली, वो 95% तक डिसोसिएशन शो करेंगे। लेकिन वीक एसिड एंड वीक बेस ऐसा कुछ शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस जो है ऐसा कुछ शो नहीं कर पाते। वीक एसिड एंड वीक बेस डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो वेरी गुड प्रोटोन डोनर होते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोन डोनर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द H3O पॉजिटिव एंड बिकम H3O इज अ वीक एसिड, विल नॉट बी एबल टू रिलीज प्रोटोन एज फास्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका क्या मतलब है? देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जैसे ही वो पानी में जाएगा वैसे ही वो फटाफट से प्रोटोन अपना रिलीज कर देगा। लेकिन जो वीक एसिड है वो प्रोटोन रिलीज करेगा एंड साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम बना लेगा, है ना। जो वीक एसिड्स होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, वो क्या करते हैं? आफ्टर 5 to 10% डिसोसिएशन वो इक्विलिब्रियम बना लेते हैं रिएक्शन के साथ, तो वो ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। क्लियर? सेम फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द वीक कॉन्जुगेट बेस। अभी कॉन्जुगेट टर्म क्या आ रहा है इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। क्या होता है कॉन्जुगेट टर्म? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जब डिसोसिएशन हो जाएगा, वो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इट विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव HNO3, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जैसे ही ये पानी में जाएगा और जैसे ही ये पानी में जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा NO3 नेगेटिव और इसने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया।
ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट वीक बेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट, ये हमारा वीक बेस है, कॉन्जुगेट वीक बेस, ठीक है। ऐसे ही ब्रॉन्स्टेड लोवरी ने क्या कहा था, अगर एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसके केस में भी यही था, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक एसिड मिल जाएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हमारा आर्हेनियस का है। ब्रॉन्स्टेड के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम पानी के साथ किसी भी एसिड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, पानी के साथ अगर हम किसी भी एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके का यहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका जो कॉन्जुगेट मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, यस जल्दी जल्दी बता दो, इसका जो कॉन्जुगेट मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का हमारा वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है, इसका वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट वीक बेस, कॉन्जुगेट वीक बेस, ठीक है, एंड दिस इज conjugate weak acid, conjugate weak base and conjugate weak acid, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें कि हमारे पास नॉर्मल वाटर है या फिर कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर हमारा पेरेंट यानी कि एटम और फिर उसका कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा, ठीक है। सेम केस हमारा एसिडिक एंड बेसिक दोनों में हमें ये चीज देखने के लिए मिलेगी। तो ट्रेंड क्या है, बेस के बारे में अगर हम बात करें या फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा वाटर से एंड वाटर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस से। वही अगर हम एसिड के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉन्जुगेट बेस से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, एंड वाटर कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर, ठीक है, यानी कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, वाटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, समझ में आया। चलिए फटाफट से हम कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, ठीक है, या फिर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, इसके बारे में जरा बात करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव CH3COOH, क्या है ये, क्या है ये, CH3COOH, ये हमारा एक वीक एसिड है, ये हमारा वीक एसिड है, ठीक है। जैसे ही ये डिसोसिएशन शो करेगा, जैसे ही ये डिसोसिएशन शो करेगा, ये बन जाएगा हमारा CH3COO नेगेटिव। तो वीक एसिड से हमने क्या बना लिया, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ दिस इज कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे ही अब हम HF का डिसोसिएशन कैसे हो जाएगा, F नेगेटिव में, सो दिस इज कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्योंकि यहां पे जो हमने HF लिया है दैट इज अगेन वीक एसिड, ये हमारा वीक एसिड है, तो इससे जो बनेगा वो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, इससे जो बनेगा हमारा वो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ठीक। HNO2, अगेन HNO2 इज अ वीक एसिड, ठीक है, याद रखना HNO2 भी हमारा वीक एसिड है, तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, कॉन्जुगेट
strong base and this is weak acid. This is weak acid. आया समझ में? Yes. वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनता है. वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनता है. क्लियर? कॉन्जुगेट एंड उसका एसिड पेरेंट चेन समझ में आ गया क्या चीज है ये. इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता था. बेस से हम एसिड भी बना सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे एसिड से बेस बनाया, तो दोनों चीजें काम करती हैं. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयोनिक प्रोडक्ट. वाटर का आयोनाइजेशन करेंगे हम. देखो हमें पता है, एक चीज पता है ना, हमें क्या पता है कि जो वाटर होता है हमारा वो न्यूट्रल है ना. न्यूट्रल से हम क्या समझते हैं कि जितने आयंस OH नेगेटिव के होंगे उतने ही आयंस H3O पॉजिटिव के भी होने चाहिए. यानी कि जितने कैटायन होने चाहिए उतने ही एनायन होने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दे एंड हमारा जो प्रोडक्ट बने वो कैसा बने, यानी कि हमारा जो वाटर है वो कैसा हो, वो न्यूट्रल हो. ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं. हम मान लेते हैं कि हमने लिया है एकदम शुद्ध पानी. ठीक है, हम क्या मानेंगे कि हमने लिया है प्योर वाटर. अब देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वाटर एक्ट एज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड. ठीक है, वाटर जो है वो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है. अब एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करे. अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो बेस बन जाता है, बेस के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो एसिड बन जाता है ना. तो उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं. तो वाटर यहाँ पे एज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड की तरह काम करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एसिड और बेस के नाम पे पानी ही ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई पानी एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा. तो हम पानी ही लेंगे एसिड और बेस के नाम पे. ठीक है, जब हमने कुछ मॉलिक्यूल्स एसिडिक नेचर का लिया है एंड कुछ मॉलिक्यूल्स हमने बेसिक नेचर का लिया. लेट्स सपोज कि इतने मॉलिक्यूल हमारे एसिड नेचर के हैं और ये हमारे बेसिक नेचर के हैं. जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. एसिड से हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस एंड बेस से हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड. सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है, यहां पे हमारा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बन गया. अब क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम पे बनाया है, राइट, तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर हमें प्रोडक्ट, ये इक्विलिब्रियम के लिए अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कैसे करते हैं, हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं. यस, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये चीज पढ़ी थी. सो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration of reactant. concentration of product upon concentration of reactant दोनों सेम ही है. आप चाहो तो इसको 2 बार लिख दो, आप चाहो तो इसको एक ही बार लिखे रहने दो. ठीक है, यहां पे क्या होगा, हमने पानी कैसा लिया है बेटा, प्योर लिया है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है, सो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे चीज मेंशन करेंगे कि यहाँ पे वाटर कैसा है, प्योर है, सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट. H2O इज प्योर, और वैसे भी हम वाटर का मल्टीप्लीकेशन इससे कर देते हैं, हम वाटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते. ठीक है, वाटर इज प्योर, देयरफॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, वाटर इज प्योर, इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट. इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक, अब अगर इस वाटर का रिप्रेजेंटेशन Kc से मल्टीप्लाई, इस वाटर को हम Kc से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट विल बिकम इक्वल टू Kw. Kw क्या है, Kw इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम Kw से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो Kc इंटू
H2O इज इक्वल टू KW। तो क्या हम यहां से KW रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, KW इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव and concentration of OH negative, where Kw is the ionization constant of water. Ionization constant of water. Kw हमारा यहां पे क्या है बेटा? Kw is ionization constant of water. ठीक है, अब देखो होगा क्या। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि वाटर जो होता है हमारा वो कैसा होता है? यस, वाटर जो होता है हमारा वो कैसा होता है? वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितना इसमें कैटायन है उतना ही इसमें अनायन है। ठीक है, जितना इसमें कैटायन है उतना ही इसमें हमारे पास अनायन भी गिवन है। H आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, H आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना है? 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, मोलर। एंड OH नेगेटिव आयन का भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 × 10⁻⁻7 मोलर। तो अगर मुझे KW की वैल्यू निकालनी होगी, अगर KW की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे बेटा? यहां से KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 मोलर आ जाएगा। KW की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 1 × 10⁻⁻14। अच्छा, ये याद रखना, ये भी मोलर है, ये भी मोलर है, तो इसको हम मोलर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों के दोनों यहां पे मोलर है, तो हमने क्या कर दिया? इसको मोलर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, मोल्स नहीं है, ये मोल्स नहीं है। अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करना है कि भाई 1 लीटर पानी में कितने मोल्स प्रेजेंट है वाटर के, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। गिवन अमाउंट की कितना ग्राम प्रेजेंट है हमारे पास वाटर का, अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। करके देख लेते हैं। देखो, 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम प्रेजेंट होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इज 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 80, तो ये बन जाएगा हमारा 55.5 मोल। 1 लीटर पानी में 55.5 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी में 55.5 मोल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ वाटर जो है वो कब इक्विलिब्रियम पे आएगा, जैसे हमने यहां पे बात की थी ना, ये इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, यानी कि Kc की वैल्यू अगर हमसे निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो Kc की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? Kc की वैल्यू बेटा हम कैसे निकाल देंगे? Kc इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन H2O। सो Kc इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 अपॉन 55.5, ये पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 2 × 10⁻⁹ ठीक है, यानी कि इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन अनडिसोसिएटेड, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिसोसिएट होगा ही नहीं। वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁹ क्लियर। तो इस पॉइंट पे ही हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ही हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा और हम यहां पे लिख देंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन अनडिसोसिएटेड। मैक्सिमम amount of water remain undissociated, maximum amount of water remain undissociated। ठीक, चलिए H आयन और ये OH नेगेटिव आयन से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कब हमारा कंपाउंड न्यूट्रल होगा, कब एसिडिक होगा एंड कब बेसिक होगा। ठीक है, सो अगर जितना हमारे पास H3O का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही अगर H पॉजिटिव का भी कॉन्सेंट्रेशन होता या फिर होगा,
तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि वाटर का केस होता है। अगर H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा है, मतलब सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। एंड अगर हमारा H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इट्स नॉट H, इट्स OH, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, तो हमारा सब्सटेंस कैसा हो जाएगा बेटा, ये बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे कैटायन और एनायन की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा एंड कब कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा। अब इसी के साथ हम बात करेंगे, इसको और एनहांस करेंगे एंड विल टॉक अबाउट द पीएच स्केल। ठीक है, अब हम यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे, पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। सो नाउ द पीएच स्केल, व्हाट इज पीएच स्केल? तो पीएच का मतलब होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन का पोटेंशियल। ठीक है, सो पीएच मीन्स होता है हमारा पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। होता क्या है पीएच? सो बेसिकली पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम बेस 10 ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ गिवन सोल्यूशन। क्या होता है पीएच? इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लोगैरिथम of H ion concentration, negative logarithm of H ion concentration in a given base। ठीक है, यानी कि अगर फॉर्मूले के बारे में हम बात करें, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H ion concentration। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो इट्स मोल पर लीटर, या फिर हम इसको मोलैरिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर और मोलैरिटी। ठीक है, मोल पर लीटर और मोलैरिटी। पानी के अंदर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, या फिर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे पानी के अंदर H आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, क्या टेम्परेचर चेंज करने से ये H आयन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इसके बारे में बात करते हैं। सो Kw इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमें पता है कि Kw की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -14 एंड वी नो दैट कि वाटर के अंदर H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, हमें नहीं पता बट सेम है, तो इसको भी हमने x मान लिया एंड ये भी हमारा x हो जाएगा। सो 10 रेज टू पावर -14 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7, यानी कि H आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -7 मोलर है एंड OH नेगेटिव आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -7 मोलर है। ठीक है, दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -7 मोलर यहाँ पे दे रखा है। ये किस कंडीशन में है? एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दोनों की, हाँ ठीक है, ये है हमारा एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो अभी हमने 25 डिग्री पे किया, आगे जाके हम 60 डिग्री 70 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो तो इवापोरेट हो जाएंगे, है ना। तो अब जितना हमने रिएक्शन किया वो 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए किया, बट क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ चुका है तो वाटर का इवापोरेशन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। तो अब उस टेम्परेचर पे हमने 1 लीटर पानी लिया है, लेकिन अब वो 1 लीटर पानी ना होके उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम हुआ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एट, जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो 1 लीटर पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इट विल बिकम इक्वल टू 900 टू 950 ml, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन में स्लाइटली चेंज देखने के लिए हमको मिल जाएगा, ठीक है। 1 लीटर वाटर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा टू 900 ml, ठीक है। मान लो 100 ml जो है इवापोरेट हो गया, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। और अगर जो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो इसका पीएच भी चेंज होगा, ठीक है। तो पीएच चेंज विद चेंज टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के साथ साथ पीएच भी चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट आपको स्टार बना के लिख लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको स्टार बना के लिखना है कि पीएच चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, पीएच चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो उसका पीएच भी चेंज होगा, बिकॉज इट चेंज द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज इट चेंज द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज इट चेंज द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर मोलारिटी चेंज होगी तो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलारिटी चेंज होगी, मोलारिटी चेंज होगी तो पूरा का पूरा हमारा पीएच ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोलारिटी चेंज होगी तो पूरा का पूरा हमारा पीएच ही चेंज हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? चलिए नाउ अब हम क्या करें, पीएच कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एच आयन का और हम उसका पीएच कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता ही है, राइट, फॉर्मूला हमको पता ही है। सो हमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 × 10⁻⁻³ लेट्स सपोज कि हमें ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका पीएच कैलकुलेट करिए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका पीएच कैलकुलेट करिए। सो पीएच इज -log ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दे, अगर नहीं दिख रहा है तो। बेस 10 है और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन है, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू अस, ठीक है। सो पीएच इज इक्वल टू log बेस 10, एच आयन की जगह आ जाएगा 10, 1 × 10⁻³ अब देखो आपको लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ फॉर्मूलाज जो है मैं आपको यहां पे लिखवा देती हूं, ठीक है, कि लॉग यहां पे क्या हो जाएगा, log a × b, इसको हम लिखेंगे log a प्लस log b, log a अपॉन b, ये सारा बेस 10 के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा log a माइनस log b। अगर कहीं लिखा हुआ है log a की पावर b तो ये हमारा बन जाएगा b log a, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा b log a। तो ये कुछ log के फॉर्मूलेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपके पास कुछ log की वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी आपके काम का है log 1, तो log 1 हमारा होता है 0 एंड log 10 होता है हमारा 1, ठीक है। ये दो अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, बाकी 1 से लेकर 10 तक आप अगर log लर्न कर लेते हैं तो आप काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखना है भाई, देखो log a इंटू बी बन गया। अच्छा मैं इसको ऐसे क्यों करा रही हूँ, हम 1 को नेग्लेक्ट भी तो कर सकते थे, तो डायरेक्टली ये log 10 रेज टू द पावर -3 हो जाता। बट अगर मान लो कि 1 की जगह यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ। सो pH इज इक्वल टू माइनस को बाहर छोड़ दो, ये हमारा क्या दिख रहा है log a इंटू बी, इसको हम कैसे लिखेंगे log a प्लस log b, ठीक है, log a प्लस log b हमने इसको ऐसे लिख दिया। नाउ log 1 की वैल्यू कितनी बताई थी बेटा आपको अभी, pH इज इक्वल टू माइनस, चलो इसको log बेस 10 1 लिख दिया। अब देखो ये क्या दिख रहा है log a की पावर b है, log a की पावर b को कैसे लिखेंगे b log a, यानी कि ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड log 10। log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0 प्लस माइनस -3, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से इसका जो pH है वो आ गया 3, यानी कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है वो कैसे नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। ये जो हमारे पास सब्सटेंस गिवन है बेटा वो कैसे नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, आगे समझ में कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है ये सब्सटेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, इसी पे एक और क्वेश्चन करें हम। सो कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखा है H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 कर दो, चलो ठीक है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 कर देते हैं। सो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो pH इज इक्वल टू माइनस log 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। पता है हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, pH इज इक्वल टू माइनस log 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड इट विल बिकम 10 रेज टू द पावर -10, यानी कि log a इंटू बी बन गया, b आगे आ जाएगा। सो pH इज इक्वल टू माइनस प्लस log 10, log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, सो pH हमारा इसका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 1 इज 10, तो इसका pH हमारा कितना आ गया, इसका pH हमारा आ जाएगा 10, मतलब ये जो भी सब्सटेंस है वो हमारा बेसिक नेचर का है। ये जो भी सब्सटेंस हमें गिवन है उसका नेचर कैसा है बेटा, उसका नेचर है बेसिक। ठीक है, उसका नेचर हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो H और pH हमने देखा कि pH इज द माइनस लोगैरिथम, ऐसे ही हमने भी KW निकाला था, तो जिस तरीके से H का pH हो सकता है वैसे ही क्या KW का हम PKW कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, KW का हम PKW कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मतलब इन दोनों के बीच में भी हम रिलेशन देख सकते हैं क्या। यस, देखो PKW इज इक्वल टू माइनस log ऑफ KW। ठीक है, PKW इज माइनस log ऑफ KW एंड इफ KW इज 10 रेज टू द पावर -14 देन PKW इज 14, याद रखना। ठीक है, इफ KW इज 10 रेज टू द पावर -14 देन PKW हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 14 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए pH स्केल के बारे में जरा अब हम बात कर लेते हैं कि pH स्केल क्या है, कैसे pH स्केल की हेल्प से हमने अभी मैंने बताया कि भाई जिसका pH 10 है वो बेसिक होगा, जिसका pH अभी 3 कैलकुलेट किया था हमने वो एसिडिक है ना। तो pH स्केल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, चलो इसी में कर लेते हैं। pH स्केल, तो हमारे पास एक स्केल है जिसमें कितने कितने नंबर दे रखे होते हैं। यस, 0 से लेकर 14 तक हमें यहाँ पे नंबर दिए गए होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 6, 5, 4,
3 2 1 0। ठीक, अगर किसी सब्सटेंस का pH 7 आता है, अगर किसी सब्सटेंस का pH हमारा 7 आता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो हो जाएगा न्यूट्रल। यानी कि इसके पास जितने H3O पॉजिटिव आयन है उतने ही इसके पास OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन अगर किसी का pH मोर देन 7 आता है, अगर किसी का pH मोर देन 7 आता है तो इस केस में इसके पास OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे H3O पॉजिटिव आयन से, एंड ये हमारा बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर किसी का pH लेस देन 7 आता है तो इस केस में H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगा, एंड ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, ये क्या शो करेगा बेटा? ये एसिडिक कैरेक्टर को शो कर देगा। ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर को शो कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? यस, जल्दी बताइए, क्या इतनी बात समझ में आई है? याद रखिएगा, जिसका जितना ज्यादा H आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बढ़िया है। यस, जल्दी बता दीजिए क्या इतना बढ़िया है। फिर कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। चलो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिख रहा है? फाइंड POH इफ द H आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ जूस वाज दिस। POH हमें कैलकुलेट करना है। क्या है ये POH? यस, POH यहाँ पे क्या है? हमें OH नेगेटिव आयन को, देखो अभी अगर हम pH निकालते यानी कि हमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो हम pH कैलकुलेट कर लेते। अगर जो हमें OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है तो हम POH कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? POH कैलकुलेट करेंगे। कुछ पहले फॉर्मूला लिखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वही अगर हमें यहां से POH कैलकुलेट करना है तो माइनस लॉग ऑफ H नेगेटिव आयन हमारा ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H नेगेटिव आयन हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें PKW कैलकुलेट करना है तो ये हमारा माइनस लॉग ऑफ KW हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ KW हो जाएगा, एंड PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। ये आपको एक चीज और याद रखनी है, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। ठीक है, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। और आपको पता है कि PH कैसे कैलकुलेट करना है एंड POH कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको पता है कि पीएच कैसे कैलकुलेट करना है एंड पीओएच कैसे कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पे हमसे कहा गया है कि भाई आपको पीओएच कैलकुलेट करना है अगर आपको एच आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। क्वेश्चन में हमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ना कि ओएच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो हम डायरेक्टली तो पीओएच कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर क्या करें? अगर हमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो सबसे पहले हम पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? पीएच कैलकुलेट कर लेंगे, एंड पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो पीएच इज इक्वल टू एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 7 × 10 raised to the power -9। क्या अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? अभी हमने सीखा था, यस तो यानी कि अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, 7 प्लस लॉग 10 raised to the power -9। सो कितना हो जाएगा? यस, लॉग 7 कितना होता है? इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इट्स 0.84 के आसपास होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -9 आ जाएगा। ठीक है, सो पीएच इज इक्वल टू -0.84 + 9। जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला, अब पीएच हमारा इसमें कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, 8.16। ये हमारा यहां से पीएच आया है, बट क्या क्वेश्चन में हमें पीएच कैलकुलेट करना था?
यस, बट क्या क्वेश्चन में हमको पीएच कैलकुलेट करना था? नहीं करना था। हमें क्या कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में? हमें पीओएच कैलकुलेट करना था, राइट? हमें क्वेश्चन में पीओएच कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम पीओएच? एनी आइडिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पीओएच? देखो, पीएच हमको दे रखा है, पीएच इज गिवन टू अस, पीके डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है, ठीक है? पीएच हमने निकाल लिया है, पीके डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है। क्या हम पीओएच कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? अब जल्दी बता दो, क्या हम पीओएच कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, कर लेंगे, है ना, आसानी से कर लेंगे। पर कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? देखो, PKW इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच, है ना? PKW इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच, एंड PKW की वैल्यू हमारे पास 14 है, पीएच हमारे पास है 8.16, प्लस हमने यहां से पीओएच निकालना है। सो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 8.16। यहां से हमारा पीओएच कितना आ जाएगा बेटा? 14 माइनस 8.16, कितनी वैल्यू आएगी? 5 यस, कितनी आ जाएगी यहां पे? 5.84, ठीक है? कितनी आ जाएगी? ये हमने यहां से पीओएच कैलकुलेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? हमने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने यहां से पीओएच कैलकुलेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या इतना क्लियर है? कैसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया? क्या ये चीज आपको समझ में आई है? यस, अभी इसी पे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसमें है क्या? यस, यहां पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पीएच ऑफ 1 into 10 raised to the power -8 मोल सोल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है? पीएच कैलकुलेट कर दो यहां पे। कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे? सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 into 10 raised to the power -8। सो पीएच इज इक्वल टू, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यही है। यहां पे हमारा पीएच कितना आया है बेटा? यहां पे हमारा पीएच आ गया है 8। यहां पे हमारा पीएच कितना आ गया है? 8 आया है, ठीक है? लेकिन हाँ, यही कर आओगे पेपर में, है ना? यहां से हमने जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया, डायरेक्टली हमने आंसर निकाले, छुट्टी। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, है ना? आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। यहां पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द पीएच ऑफ गिवन कॉन्सेंट्रेशन मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। सोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है ना? डायरेक्टली आपको एच आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया है बेटा, यहां पे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। नाउ हाउ विल यू फाइंड द पीएच? अब बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इसका पीएच? हाँ, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इसका पीएच? मैं आपको तरीका बता दूंगी, सॉल्व आपको खुद करना है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना? देखो, सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो अगर हम ये लिख कर आते तो भाई ये तो हमारा हो जाएगा गलत, और जल्दबाजी में आप यही कर आएंगे क्योंकि आपने तो सिर्फ रट लिया ना कि हाँ हमको एच आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया आपका आंसर, 8 आया है ना? तालियां, 8 आया है आपका आंसर। बट बेटा सोल्यूशन के बारे में जब ये बात करते हैं सो KW इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है? हमें पता है कि इसकी वैल्यू 10 raised to the power -14 है, ये हमारा x है, ये हमारा x है। सो 10 raised to the power -14, ये हमारा कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा x², यानी कि x² इज इक्वल टू 10 raised to the power -14। दिस इज इक्वेशन 1। अब HCl सोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, मतलब HCl का रिएक्शन हमने करा दिया है वाटर के साथ, और अब ये बन जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बट यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? H3O पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? एंड H3O पॉजिटिव के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? टोटल हमारे पास ये गिवन है 10 raised to the power -14 इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू H3O के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हमको कितना गिवन है? 1 into
10 रेज टू द पावर -8, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, एंड पहले से ही इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी हुई है, x कंसिडर की हुई है ना। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 10 रेज टू द पावर -3 ऑफ x। बस यहां से अब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सीधा 10 रेज टू द पावर -8x। यहां से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करके पहले आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, है ना, एंड देन आप यहाँ पे पुट करके बता देंगे कि कितना H3O आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, एंड देन यू विल फाइंड दी pH, तो ये क्वेश्चन आपका, अब इसके आगे मैंने आपको समझा दिया है, ऐसा कर कर आओगे तो नंबर कटेंगे। इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि मैम इसका आंसर ये आ रहा है, हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर, एक ही क्वेश्चन दिए वो भी आधा मैंने सॉल्व करा दिया, क्या अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता पाएंगे? यस, क्या अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता पाएंगे? आपको कमेंट करके बताना है, एंड जो 5 स्टूडेंट सबसे पहले इस आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं उस बच्चे का नाम लिख दूंगी, ठीक है, बट विद इन अ टाइम लिमिट ही आपको आंसर करना होगा। तो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।